16-17 साल की एज से दुकान पे जाना शुरू कर दिया था। बीकानेर में आने के बाद में मेरे को लगा कि ये धंधे में मैं क्या करूँगा। 80-81 तक 3000 किलो भुजिया हम लोग बेचने लगे। मेरा भी घर सब कस्टमर चलाता है, ये मेरी ताकत तो एक आदमी को भी रखने की नहीं है। हमारा चाहे दुनिया ले लेवे, हम दुनिया का 1 रुपया नहीं लेना चाहते हैं। कभी भी हमने डेट पे काम नहीं की। हमने एक दुकान वहाँ पे मैंने एक फाइनल कर ली, देख के वो डील हुई फाइनल। उसके बाद में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर लिया, खुद का मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी, डिस्ट्रीब्यूशन भी बना लिया, थोड़ा आपने पैकेजिंग में भी इनोवेशन कर लिया। हमें बाहर की इम्पोर्टेड चीज़ें पसंद है। हल्दीराम्स एक अकेला इकलौता ब्रांड है जो उन सबसे बड़ा है एंड इंडियन ब्रांड जो ग्लोबल गया है। Thank you everybody for being here. Today I have the opportunity of doing a lovely podcast with a gentleman who's built one of the biggest businesses in India, but most importantly with huge amount of humility. With me today I have Manohar Lalji Agarwal, a founder and person who's set up a brand in India which has become today global, Haldiram. But most importantly, we have lots to learn from him because in my interaction with him, he's the most humble and hardworking person. Together with me, I have my lovely wife, Shilpa, who's also in the last 20-25 years with me, helped me shape a lot of my foundation and most importantly, kept me humble and hardworking. So together with the two of them, hopefully we learn a lot. Namaste Babuji. आज थैंक यू फॉर डूइंग दिस। मुझे मालूम चला है आपका सबसे पहला इंटरव्यू है, तो डबल थैंक यू। आई हैव नोन हिम थ्रू माय भुजिया ईटिंग डेज फ्रॉम द एज ऑफ 7 or 8। तो पिछले 40 साल से मैं हल्दीराम का भुजिया खा रहा हूँ एंड दैट एक ही टाइम मैंने अपनी बीवी को, माय वाइफ शिल्पा को झूठ बोला जब उन्होंने फ़ोन किया, जब हम लोग जस्ट एंगेजमेंट हुआ था कि आई होप तुम भुजिया नहीं खा रहे हो। और मैं भुजिया खाते खाते फर्स्ट टाइम झूठ बोला कि मैं हल्दीराम भुजिया खा रहा हूँ। मुझे इतना प्रेम था भुजिया से और आज हमें अपॉर्चुनिटी मिला है आपसे 1-to-1 बात करने का। सो थैंक यू बाबूजी। मैंने बाबूजी ब्रांड रजिस्टर्ड करवा दिया। और बाबूजी अब जस्ट अभी 73 इयर्स और बिन इन बिजनेस। उस दिन आपसे जब मिला था तो आप बोले कि आप शायद 14 साल की उम्र से। नहीं, मैं तो नहीं 14 साल से, करीब 16-17 साल की एज से थोड़ा दुकान पे जाना शुरू कर दिया था। वाह, तो 16 साल की उम्र में मैं तो हम लोग तो जैसे फर्स्ट टाइम में कॉलेज गए तो कॉलेज में ज़्यादा स्टडी पे तो फोकस नहीं था। कॉलेज एक केवल मस्ती के लिए जाते थे, तो पेरेंट्स भी ये समझते थे। हमारे फादर बोलते थे कि कॉलेज से आने के बाद में दुकान आ जाया करो। मगर आपके जनरेशन में सबने बहुत जल्दी शुरू किया, राइट? गंगा बिशन जी ने भी 12 साल की उम्र से भुजिया बनाना शुरू कर दिया। हाँ, उन्होंने जल्दी शुरू किया। हमें तो लगता है 11-12 साल के तो बच्चे हैं। हमारे नागपुर वाले भाई साहब ने भी 13-14 साल की एज में, 14 साल की एज में मतलब बिजनेस में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। साहब, आप थोड़ा अपना चाइल्डहुड के बारे में बताइए। आपको क्या चीज़ में मज़ा आया? मतलब बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि ये आपके लिए ही है? मैंने बीकॉम किया था बीकानेर से 73 में। तो बीकॉम के तक तो भुजिया बहुत जो बीकानेर में कर रहे थे बहुत लो स्केल पे काम था और धंधे में मार्जिन भी 20 पैसा किलो हुआ करता था। 500-600 किलो टोटल भुजिया बनाते थे। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि 20 पैसा किलो से 80-100 रुपये पूरे दिन की समझो, मजदूरी समझो आप। तो महीने में एवरेज लगाते तो 2400 रुपया महीना, पूरी फैमिली का गुजारा भी करना। और ठीक है, बिजनेस चल रहा था, लेकिन हमारे फादर वगैरह हैप्पी थे उसमें। तो मैंने 73 के बाद में जब बीकॉम कर ली तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कलकत्ता, सीए के लिए कलकत्ता गया था। तो वहाँ पे हमारे बीकानेर से ही थे, दासन प्रसाद फर्म थी एक, कलाकार स्ट्रीट में ही, जगमोहन मलिक लेन पे। तो वहाँ पे स्वीट्स के लिए बहुत फेमस होता था उस टाइम। हाँ, तिवारी के सामने ही उनका ऑफिस था ऊपर। तो वहाँ पे आर्टिकलशिप मिल गई थी मेरे को। हमारे अंकल रहते थे कलकत्ता में, तो थोड़ा उनको अजीब सा लगता था कि सुबह ये 8:30 बजे निकलता है घर से आर्टिकलशिप के लिए और रात को वापस 8-8:30 बजे आता है ये। तो बोले ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है? तो मेरे को तो बोले, मेरे फादर के लिए बोल रहे थे कि उन्होंने तो कहा था
कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, ये थोड़ा बहुत काम में हेल्प भी करेगा। तो थोड़ा सा उनको अखरने लगा। तो बार बार यही था उनका, एक ही क्वेश्चन होता था कि सुबह 8 बजे 8:30 बजे जाते हो तुम, रात को 8 साढ़े 8 बजे आते हो। और हमारे फादर को भी बोलते थे, तो ये बोले पता नहीं कहाँ दिन भर करता है, हमें नहीं पता, काम वाम कुछ नहीं करता है। तो फिर थोड़ा ये मेरे को लगा कि भाई इनका किसी का इंटरेस्ट नहीं है। तो बीच में मैंने 6 महीने किया होगा तो छोड़ दिया फिर फिर। छोड़ दिया। तो उस साल की दिवाली मैंने कलकत्ता में ही करी थी, 73 की। 73 तो वहाँ पे बड़ी मेहनत से करी मैंने। फिर हमारे फादर ने देखा कि भाई जब वहाँ पे सीए नहीं कर रहा है, तो उन्होंने बीकानेर बुला लिया वहाँ पे। बीकानेर में आने के बाद में मेरे को लगा कि ये धंधे में मैं क्या करूँगा, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता है जो जैसा कर रहे हैं। तो मैंने फादर को कहा, मैं कि मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो बोले फिर कैसे? मैं कि भाई मेरे को तो कोई छोटी मोटी कोई इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है। तो बोले कि भाई मेरे को तो आता नहीं है, तो मैं ठीक लग रहा हो तो देख लो तुम। मैंने कहा उसके लिए थोड़े बहुत पैसे, वे पैसे तो हमारे पास है नहीं। कई चीज़ें जो मैं चाहता था वो हमारे फादर नहीं चाहते थे। 20 पैसे का टोटल प्रॉफिट था। तो मैंने कहा था कि भाई थोड़ा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई जैसे आज सपोज करो गरम मसाला है, तो मैंने कहा थोड़ा गरम मसाले में थोड़ा कॉस्टली चीज़ें डाली जानी चाहिए इसमें, जैसे लौंग वगैरह कुछ। तो हमारे ग्रैंडफादर वगैरह से सुनते थे पहले। तो उन्होंने कहा भाई हमारी तो एलो नहीं करेगी कॉस्टिंग। तो फिर भी मैंने उनके ऊपर में उनके बात ना मानते हुए भी उसको शुरू कर दिया। तो थोड़ा टेस्ट में इम्प्रूवमेंट भी हुआ, कुछ और चेंजेस करने पड़े मेरे को। जो 2-3 कारीगर वगैरह बनाने वाले थे, थोड़ा उनको भी चेंज किया मैंने। तो उनको लगता था फादर को ये पुराने करने वाले हैं, तो ये जल्दी से कोई दूसरा आएगा भी नहीं। करेक्ट। लेकिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत यही करी, मैं को कोई नहीं आएगा तो देखा जाएगा। उनको ये लगता था कि ये अभी समझता नहीं है धंधे के बारे में, ये जो कुछ चल रहा है उसको ख़राब कर देगा। तो वो थोड़ा रिस्क लिया मैंने। तो फादर की कुछ हमेशा इस बात पे होती थी। तो मोट दाल जैसे मेन इंग्रेडिएंट है भुजिया का, तो मोट दाल की क्वालिटी तो हम चाहे बढ़िया भी खरीदते, लेकिन वो पिसाई होती थी, चक्की वाला पीस के बेचता था। वहाँ पे मैंने उसके जाके चक्की पे देखा, कोई भी जैसे मोट दाल वो कम से कम 5-7 लोगों की पीसता था। तो आज हम कुछ भी क्वालिटी खरीदे हैं वो सारी मिक्स पड़ी रहती थी। वो किसी का भी कुछ भी जो हाथ में आता पीस देता, पीस के लाइन से बोरियां होती थी पीसी हुई, जैसे इसमें से 5 बोरी उनको चाहिए तो 5 बोरी उसमें से ले जाओ। तो मैंने वहाँ देखा तो मैंने यार ये तो बेकार है। अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी हुई क्वालिटी की, यहाँ तो आगे सब ऐसे ही हो जाना है। तो मैंने अपने फादर से कहा कि मेरे को सिस्टम अपनी लगाई ना पीसने का। तो मैंने फिर एक पुलरवाइजर लगाया। पुलरवाइजर लगाने से क्या हुआ कि थोड़ा क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया, बेसन की क्वालिटी में। करेक्ट। तो उससे भुजिया भी अच्छी बनने लगी। लोगों को लगता था, हमारे एक ग्रैंडफादर और थे, जैसे हमारे ग्रैंडफादर का नाम हल्दीराम जी, उनके छोटे भाई और थे। अच्छा, आपके ग्रैंडफादर जी का नाम था हल्दीराम जी? वैसे तो गंगा बिशन। तभी मैंने सुना कि उनका नाम हल्दी पड़ गया, जैसे हल्दी लगाने से लोग आपस में यार दोस्त बोलने लग गए उनको, तो इसलिए उनका नाम हल्दीराम पड़ गया। हाँ। तो उनके छोटे भाई की दुकान भी सामने ही थी हमारे, थोड़ा सा डाइगलेंगली। उनकी जैसे हमारे फादर थोड़ा सा बिजनेस की तरफ फोकस नहीं कर पाते थे, तो उनके ऊपर के काम जैसे वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर में ज़्यादा फंसे रहते थे। तो मैं और मेरे से बड़े वाले ब्रदर बीकानेर में जो रहते हैं, सबसे बड़े वाले ब्रदर तो नागपुर 68 में शिफ्ट हो गए थे। तो मेरे से बड़े शिवरतन जी, जिनको हम पन्ना बाबू के नाम से बोलते हैं, सारी दुनिया उन्हीं के नाम से जाने हैं, वो थे वहाँ पे दोनों। तो उनका इंटरेस्ट कम था पहले मेरे से जो बड़े ब्रदर थे। तो फिर मेरा जब पुलरवाइजर लगाने से, ओर लगाने से थोड़ा सा क्वालिटी में जब इम्प्रूवमेंट हुआ,
तो पहले बेटर भुजिया गिनी जाती थी। हमारे दादाजी के भाई जो मोहनलाल जी थे, उनका ब्रांड नेम था भिखाराम चांदमल। भिखाराम अच्छा चांदमल जी, हाँ। अच्छा तो चांदमल जी हमारे हल्दीराम जी के फादर यानी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हुए। ओके Right. अच्छा तो फिर जब थोड़ा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हुई तो लोगों को ये महसूस होने लगा, कस्टमर का फीडबैक ये आने लगा कि भाई आपकी ज़्यादा बेटर है। क्वालिटी हाँ तो थोड़ा थोड़ा बिजनेस आगे बढ़ने लगा। 77 में मैंने एक दुकान, जो पहले ही हमारी दुकान सिटी में थी, पुरानी सिटी में, तो नया मार्केट था स्टेशन रोड, तो उस एरिया में दुकान मैंने ली, क्योंकि कोई भी बीकानेर आने वाला वो सिटी की तरफ तो आता नहीं था। तो वहीं से स्टेशन के पास में ही जो भी अपनी परचेजिंग करके निकल जाते थे ट्रेन से। और जब एक जहाँ की चीज़ कोई फेमस होती है तो बाहर से आने वाला हर Souvenir कोई की तरह चाहता सब है, लेके जाना चाहते हैं। और उसके रिश्तेदार भी, चाहे वो भी, कोई भी कहता है यार बीकानेर लिए जा रहा है आना। तो मेरे लिए 2 किलो ला देना, 4 किलो ला देना। ये ट्रेंड था। ट्रेन था नहीं तो भी क्या है कि लोग अपनी बहन बेटियों के लिए, भाई के लिए भी लाते लेकर जाना थे। चाहते हैं, हाँ। तो अमूमन बीकानेर में जो आने वाला है हर कोई ना कोई 5 किलो 10 किलो जिसकी जितनी कैपेसिटी के हिसाब से ले जा सकता था। तो उस एरिया की दुकानों पे सेल ज़्यादा थी, भुजिया पापड़ वगैरह की। हमने एक दुकान वहाँ पे मैंने एक फाइनल कर ली देख के। दुकान उन दिनों में कोई 20-25 हज़ार की थी, पगड़ी पे। पगड़ी पे तो फादर को तो मैंने पूछा नहीं क्योंकि वो मना कर देते। तो मैंने ऐसे ही यस कर दी। तो उसको एडवांस भी मेरे एक फ्रेंड से दिलवा दिया था। हाँ मैं तू 5,000 रुपये दे दे इसको एडवांस। अच्छा आपके फादर को नहीं मालूम था ये बट अभी तक आपके फादर को भरोसा तो हो गया कि बिगाड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए आया है, क्वालिटी अच्छी नहीं, हो गई थोड़ा है। सा शुरुआत में उनको यही लगता था ये ये पता तो सब नहीं बिगड़ जाएगा। मानता नहीं है मेरी बात। और मेरे को अपने ग्रैंडफादर, अपने बाबूजी से वो शिकायत भी करते थे कि बोले ये सुनता नहीं है मेरी। आप ग्रैंडफादर को जाके नहीं कहते थे मुझे बचा लो इनसे, ये नहीं सुन रहे, क्योंकि वो तो रिस्क टेकर थे। वो ज़्यादा वाला तो- स्ट्रिक्ट थे, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तभी तो वो कहते थे कि भाई मेरी तो सुनता नहीं है ये। हमारे फादर तो फिर भी सॉफ्ट थे। हाँ तो फिर मैंने कहा फादर को वो कहने का मतलब तो वो करने ही नहीं देंगे। तो मैंने यस कर दी और उसको एडवांस दिलवा दिया 5,000। और 2 महीने का टाइम था मेरे को, जब तक देखते हैं 2 महीने में। जब 2 महीने का टाइम पीरियड आ गया तब मैंने बताना भी ज़रूरी हो गया। अब पैसे तो उन्होंने ही देने थे। मैंने उनको कहा मेरे भाई एक दुकान मैंने फाइनल करी है वहाँ पे। तो बोले मेरे को तो पता नहीं है, मेरे से पूछा भी नहीं तुमने। मैं कहा नहीं पूछा तो नहीं, लेकिन अब पैसे देने हैं उसको। तो बोले हमें तो नहीं लेनी है। मैं कहा ठीक है मना कर देता हूँ। तो बोले ऐसे ही मना कर दे तो हमारी इज्जत ख़राब नहीं हो जाएगी। तो मैं कहा भाई बात तो आपकी भी ठीक है, इज्जत तो ख़राब होनी है। अगर जब बीकानेर छोटा शहर है और वहाँ पे ये पता चला है कि भाई एक सौदा डील किया और फिर नाट गए, सौदा मना तो नहीं कर सकते। मैं को फिर पैसे तो देने पड़ेंगे। मुश्किल से पैसे दिए उन्होंने, वो डील हुई, फाइनल ख़त्म हुआ। उसके बाद में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। तो ये था 77 हाँ, योर बर्थ हियर बाय द वे। तो 77 में जैसे मेरी शादी भी हो गई थी 76 में। अच्छा तो वो लक्ष्मी आई आपके घर पे, हाँ, टर्निंग पॉइंट। जो हम टोटलिटी में 500-700 किलो भुजिया बनाते थे, तो वो दुकान खुलने पे 400-500 किलो की सेल तो उसी एक दुकान से आने लगी। Amazing. But और margin वहाँ अभी भी 20 पे पैसे- मार्जिन भी मैंने इम्प्रूव कर दिया। Right. तो रिटेल में होने की वजह से वहाँ पे इम्प्रूव हुआ मार्जिन भी। तो 40 पैसा किलो 50 पैसा किलो का मार्जिन बढ़ गया। जैसे 7 रुपया कुछ रुपए रेट था उन दिनों में, हाँ 77 की में। जब मैंने बचपन में देखते थे, जब 15-16 साल के थे तो 3 रुपया 40 पैसा हुआ करता था, जब 20 पैसे किलो मार्जिन था। जब 77 में किया तो 7 रुपया 60 पैसे का रेट था। तब 50 पैसे 60 पैसे किलो का मार्जिन आने लगा। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो कॉन्फिडेंस गए, भी आया हाँ। कॉन्फिडेंस भी आया, कंफर्टेबल भी हुए। तो उन दिनों में क्या है कि जैसे हम बाहर माल बेचते थे
तो वो क्या है कि लूज बेच देते थे और साथ में थैलियाँ गिन के डाल देते थे। जैसे 50 किलो की एक जो चाय की पेटियाँ होती थी खाली, आसाम से चाय आती थी, उसमें पेटियों में आती थी वुडन, करेक्ट। तो उनको खाली जैसे वो चाय की होने के बाद में वो पेटियाँ हमें लोग बेच जाते थे। तो वो पेटियों में पैक होके माल जाता था बाहर, चाहे आसाम, बिहार, दिल्ली, नेपाल। तो वो लूज भरते थे तो उसमें थैलियाँ गिन के डाल देते थे। तो उनके पीछे फादर का लॉजिक ये था कि भाई आधा आधा किलो की हम पैक करेंगे, 50 किलो की 100 पैकेट बनाने पड़ेंगे, तो कहीं 2-2, 5-5 ग्राम एक्स्ट्रा जाएंगे, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं 100 किलो में आधा किलो का लॉस हो गया। और आदमी भी चाहिए पैकिंग करने के लिए, ये तो 50 किलो बल्क में डाला ना आदमी लगेगा। तो मैंने ये कहा मैं कि भाई ये तो हमने नहीं डालना चाहिए, हम पैक करके डालेंगे। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा फादर को पसंद नहीं था, क्योंकि ये कॉस्ट बढ़ा रहा है। मैंने कहा इससे फ़ायदा क्या होगा, आज कंज्यूमर के सामने वो पैक करके देगा। आज भुजिया तो हमारी मंगाई, हमारी तो वो पता नहीं बेचेगा कैसे, वो किसी भी और भुजिया दूसरी मंगाएगा, हमारी 50 किलो मंगाई, 100 किलो कहीं और से मंगाएगा, वो हमारी थैली में तो वो जिसमें मार्जिन ज़्यादा होगा वो बेच देगा, ये वो अपनी ढंग से कैसे भी बेचे। तो मैंने पैकिंग शुरू कर दी, मैं को पैक करके ही भेजेंगे हम। तो वो फिर क्या है कि जब पैक होके जाने लगा तो हो सकता था कि उसमें 2-4 थैली फट भी जाती थी, तो हम 1-2 थैली एक्स्ट्रा डालने भी लगे। तो वो थोड़ा सा हमारे फादर को थोड़ा कम समझ में आया कि एक तो लेबर लगा दी, एक ये वेस्टेज 100 किलो की जगह 99 किलो 99.5 किलो ही मिलेगा, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी इम्पॉसिबल था, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह से क्या है कि मार्केट में थोड़ा सा लोगों को ये आइडेंटिफाई करने में इजी हो गया कि मैं यार ये भुजिया ले गया था पिछली बार, मेरे को तो वही चाहिए। तो इससे थोड़ा सा जो परचेजर थे हमारे बाहर में, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो था नहीं, जैसे वहाँ पे किराने शॉप वाले कोई अपनी 100 किलो मंगा ली, अपनी दुकान में बेचते थे वो लोग। तो वो क्या है कि जब डिमांड कस्टमर करने लगा तब इन लोग मंगवाते थे। हाँ, फिर पहले तो क्या है नेगोशिएट करते थे भाव में, कि जैसे मैंने कहा कि ये 10 रुपए किलो की कोई चीज़ है, तो वो बोलता कि आपके पड़ोस में या आपके सामने अंकल आपकी फैमिली में ही है, वो तो 9 रुपये 80 पैसा दे रहे हैं, तो नेगोशिएशन भी होता था। तो उसके बाद में फिर हमने नेगोशिएशन बंद कर दिया, और वो भी फिर थोड़ा सा ये समझने लगे कि जब कस्टमर मांग रहा है तो मैं 10 रुपया लेके 10.5 बेचूंगा या 11 बेचूंगा, तो वो नेगोशिएशन बंद हो गया। और उसकी वजह से क्या है कि जैसे आज सपोज करो आप दुकान पे बेच रहे हैं और आपकी 10 दुकान छोड़ के एक और किराने वाला है, तो पहले उसको ये नहीं पता होता था ना लूज मंगवाने की वजह से कि भाई कहाँ से मंगवाते हैं ये। बाद में उनकी भी नोटिस में आने लग गया, तो उस पर एड्रेस लिखा है, तो वो लोग भी इस तरह से दूसरे दुकानदार भी जुड़ने लगे, तो थोड़ा डिमांड बढ़ने लगी। तो वो जैसे करीब करीब हमने अपनी 80-81 तक 3000 किलो भुजिया हम लोग बेचने लगे। 500 से 3000 मतलब 500 से दुकान खोल के स्टेशन रोड पे दुकान खुलने से ही 1000 किलो तो वहीं हो गया, 77 में 1000 हो गया था। 1000-1200 किलो तो वहीं हो गया था। उसके बाद में 80-81 तक हम 3000 किलो तक पहुंच गए थे। वो पैकेजिंग की वजह से, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी बेटर हो गई, कस्टमर का डिमांड आया, एंड द क्वालिटी वाज ऑब्वियसली। तो जो एरिया हमारे पास था उस टाइम में जिसमें बनता था वो थोड़ा शॉर्ट रहने लगा, तो हम फादर को बोलते भी थे कि भाई यहाँ से तो कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट लेना चाहिए, तो वो एकदम अगेंस्ट थे। तो पेंडेंसी भी रहने लगी ऑर्डरों की, जैसे आज किसी ने ऑर्डर बुक कराया कि मेरे को 200 किलो भेजना है, तो हम कभी 20 दिन में, कभी 25 दिन में, महीने में बेच पाते थे।
फिर धीरे धीरे हमारे भाई साहब की, नागपुर वालों की एक इच्छा थी कि भाई दिल्ली में एक दुकान करनी है हमें। तो अब मैं और भाई साहब कई बार दिल्ली आते थे, वहाँ पे दुकान देखते भी थे, और एक फतेहपुरी की तरफ एक दुकान फाइनल भी करी थी। तो पुराना एक नाम सुना होगा आप, जेबी मंगाराम, एक फेमस बिस्किट का ब्रांड था, उसकी एक शॉप थी फतेहपुरी की तरफ। तो उसको फाइनल भी किया था, उसको एडवांस भी दे दिया था, लेकिन वो उसकी फाइनेंशियल क्रंच जितना था तो वो एडवांस भी खा गया, दुकान दिया भी नहीं नहीं दुकान। दी। ओह 82 में जाके ये चांदनी चौक की जो दुकान है हमारी, वो दुकान हमने फाइनल करी। वो थी 30 फुट लंबी और 8 फुट चौड़ी। अच्छा। वो दुकान फाइनल करी। पेमेंट के टाइम में फादर ने बोले आपके पास पैसे हैं तो दुकान लेने दूंगा। तो वो दुकान उन दिनों में 10 लाख रुपए पगड़ी की थी। बड़ी मुश्किल से हम लोग बीकानेर में 4 लाख रुपया सरप्लस निकाल पाए। नागपुर वाले भाई साहब हमारे, उन्होंने कहा कि भाई 4 लाख 5 लाख तक मैं भी दे दूंगा। करीब 1-1.5 लाख शॉर्ट था। तो हमने कहा अंकल से ले लेंगे, कलकत्ते वाले में जो अंकल थे तो उनसे ले लेंगे। तो फिर बोले नहीं, मैं तो पैसे उधार रख के तो काम ही नहीं करता, 10 लाख गिनवा दोगे तो लेने दूंगा। फिर हमने डील तो फाइनल कर ली थी, ऐसे ही टोकन मनी दे दिया था उसको। 2-3 महीने में फिर थोड़ा इधर उधर कर करा के कैसे भी जुगाड़ करके मैंने कहा भाई साहब से कि 5 लाख मैं कर लूँगा बीकानेर से। तो उन्होंने कहा 5 लाख मैं दे दूँगा। तो 5-5-10 ऐसे करके हमने वो दुकान, हाँ, दुकान पोजीशन में ली। फिर उसके आगे वर्कशॉप भी चाहिए, रहने के लिए रेजिडेंस भी चाहिए। तो फिर उसके बाद में फिर एक वर्कशॉप के लिए जगह देखी। हालांकि 700-800 फुट की जगह थी वो। तो वहाँ पे वो भी 3-3.5 लाख में केवल छत थी। वो नीचे दुकान चल रही थी, उसके केवल छत दी थी उसने। चांदनी चौक पर जो बनाना है बना लो, वो बनाना आपको आपके अपने ढंग से। हाँ। तो वो 3.5 लाख में छत मिली थी। तो उस पर भाई साहब ने 3.5 लाख में वो ली, कोई उसके 1 महीने बाद में। वो भी बड़ी मुश्किल से पैसे दिए। दे के फिर जब कंस्ट्रक्शन शुरू किया तो भाई साहब ने 3 मंजिल उसको बना दिया। तो इन मीन टाइम हमारे पास छोटी मोटी जगह 1.5-2 साल में है। तो क्योंकि जगह तो बहुत छोटी थी ना, 800-900 फुट की जगह सारी थी, तो एक छोटे मोटा सपोर्ट और ले रखा था। तो वहाँ से फिर माल बनाना शुरू किया हमने। दुकान ठीक थी, दुकान चल रही थी ठीक, दुकान ठीक थी, वो 250 स्क्वायर फीट वाली दुकान अलग एरिया में, अलग एरिया में थी। तो वहाँ से डे एंड नाइट उस पर चलाते थे। डे में जैसे नमकीन बना लिया, नाइट में मिठाई बनाते थे। तो किसी तरह से 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने उसी से चलाते रहे। इन मीन टाइम उसको वापस तोड़ के दोबारा वापस बनाया। और साहब अभी इतने आप पिछले मतलब 1973 से लेके अभी 84 तक पहुंचे, अपने 11 साल में आपने इतना मैनेजमेंट लेसन हमें सिखाया है जो हम लोग अभी मैनेजमेंट कंसल्टेंट से सीखते हैं। मैं फर्स्ट बोला आपका क्लाइंट का सुनो, बिकॉज सेकंड क्वालिटी इंप्रूव करो, तीसरा अलग ढंग से आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर लिया, आपने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया जिससे क्वालिटी कंट्रोल हो गया, और चौथा आपने डिस्ट्रीब्यूशन भी बना लिया क्योंकि आपने ढंग राइट प्लेसेस में आपने शॉप भी स्टार्ट कर दिया, और थोड़ा आपने पैकेजिंग में भी इनोवेशन कर लिया, एंड इवन एक्सपेंशन टू अनदर सिटी फ्रॉम नागपुर दिल्ली। तो ये छह चीज कोई ना कोई ढंग से हो गया। तो वही हमारे ग्रैंडफादर का एक प्रिंसिपल रहा है, और आज हम कोशिश वही करते हैं। आज जैसे कई बार सेल्स वाले इस बात पे या क्यूसी वाले भी जैसे इस बात पे बहस करते भी हैं कि जैसे कोई कंप्लेंट करी किसी कस्टमर ने, तो क्यूसी वाले अपना क्रॉस सैंपल रखते हैं जैसे, तो साहब देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर ऐसे बता रहा है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा क्यूसी ठीक है, तुम अपनी जगह ठीक हो गए, लेकिन कस्टमर तो झूठ नहीं बोलता। करेक्ट, उसको इसलिए आप उसकी बात को तो मानना ही मानना है आपको। आप कुछ भी हो, उसकी प्रॉब्लम क्या है उसकी सॉर्ट आउट करो।
आप अपने ढंग से उनका सैंपल अगर वो दे सकता है करेक्ट। तो वो मंगवा लो, और मंगवा समझो। के फिर आप क्रॉस चेक करो कि भाई क्या रीज़न है इसके पीछे। आपका जो ईथॉस है या जो वैल्यू सिस्टम है कि कस्टमर ही भगवान है, मगर फ्रंट फेसिंग जो आपकी सेल्स पीपल है या जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आप कैसे ये मतलब वैल्यू सिस्टम उनमें आप इनग्रेन करते हो कि कस्टमर ही भगवान है, उनको सबसे बेस्ट सर्विस, जैसे बेस्ट मैं प्रोडक्ट तो देना है? अपने सबको, सब ये जो भी एम्प्लॉई है, काम करने वाले जितने भी, चाहे वर्कर है, चाहे वो कोई ऑफिसर है, चाहे वो सेल्स वाले हैं, चाहे कोई किसी भी लेवल पे है, तो मैं तो वही हमेशा एक मेरी स्पीच में या मेरे कहीं भी मीटिंग में कोई भी इस बात पे, मुद्दे पे ज़रूर ये बात तो निकलती है। और कल्चरली आप हाँ, बार बार उनको रिमाइंड कराते रहते हैं। वो तो हमेशा दिमाग में कहीं ना कहीं, आज मैं भी उनको कहता हूँ, जैसे जो भी यूनिट में बैठे हुए मैनेजर, तो मैं कह भाई देखो, ये आपकी तनख्वाह मैं तो देता नहीं हूँ, हाँ, ये तो आपकी तनख्वाह, चाहे मेरा भी घर सब कस्टमर चलाता है, तो इसलिए मेरी ताकत तो एक आदमी को भी रखने की नहीं है। आज जो आपका भी घर का चूल्हा जलता है उसकी बदौलत चलता है, चलता है। तो आज उसके लिए काम करते हैं हम सारे। तो आप कम से कम उसके लिए तो कोई गलत भावना से या कोई कट शॉट मत मारो। It's a great बल्कि mindset, क्योंकि लोग ऐसा नहीं सोचते मैं बल्कि usually। उनको ये भी समझाता हूँ, क्योंकि भाई अगर आपको लगता है कि हमारा रॉ मटेरियल कोई 19-20 है, Yes, sir. तो आप यूज ही मत करो, कह दो, हमें भी कह सकते हो आप Yeah. कि ये मटेरियल नहीं चलेगा। और कहीं पे भी हमारी नीयत में भी कहीं फ़र्क आए करेक्ट। तो भी आप कह सकते हो कि भाई ये तो गलत कर रहे हो आप, करेक्ट। बाबूजी हमारे मुझे अपने भगवान के लिए कर रहे हैं और आप ये कैसे घटिया चीज़ ला सकते हैं। बाबूजी मेरे लिए लास्ट 30-40 साल, जब से मैं भी, मतलब अभी कितने साल हो गए, हाँ 32 इयर्स जब से मैं भी काम कर रहा हूँ, मुझे ऑलवेज ऐसा ही लगा है कि जब भी सबसे बड़ा चैलेंज आया है वो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी भी बना है। और समाव माइंड भी ऐसे रिएक्ट करता है, पहले थोड़ा सा ऐसे रिएक्ट करता है, वाई मी, मेरे ऊपर क्यों। उसके बाद माइंड 2 डायरेक्शन में जा सकता है। एक डायरेक्शन में आदमी थोड़ा उदास हो सकता है और दूसरा आदमी ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके बोल सकता है कि मैं इस बार करूँगा और अच्छा करूँगा। और वो जो चैलेंज है वो आपका सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ भी बन सकता है। और मैं आपका जो भी जर्नी समझ रहा हूँ, आई थिंक हर चैलेंज आपने अपना सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बना लिया। तो ये 1984 वाले टाइम पे आपने इसको, लगता है आपने डिसाइड किया अब मैं और स्केल करूँगा। मेरे को तो 1% भी कोई ऐसा दुख नहीं हुआ कि हाँ। क्या करूँगा अब मैं। हाँ, मैं कहा जो हो गया उसका तो मैं पलट नहीं सकता। सकता। अब मैं इसको आगे क्या सोच के कि इसको वापस ठीक कर सकता हूँ, उस पर दिमाग लगाओ। मेरी हमेशा सोच यही रहती है कि जो बीत गया हाँ, वो बात उसको गई। माथा पकड़ के बैठने से फ़ायदा ही कुछ नहीं है, वो वापस रिपीट तो होगा नहीं। होना ही होगा। इसके लिए आगे क्या सोच सकते हैं हम, इसको वापस कैसे बना सकते हैं या कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए सोचोगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन नज़र आएगा। तो फिर 85 से फिर कैसे एक्सपेंशन हुआ सर? 85 से वापस सेट हुए। फिर मेरे को, क्योंकि हम बीकानेर में तो थोड़ा बहुत मार्केट में माल बेचते थे ना बाहर में, दिल्ली में हमने और नागपुर में, वहाँ पे केवल दुकानों पे ही सेल करते थे। तो वहाँ पे भी होलसेल वाले आके ले जाते थे हमें, हमारे से नमकीन वगैरह। जैसे कोई आसपास के, चाहे दिल्ली के ही कई दुकानदार मिठाई बनाते थे तो नमकीन हमसे ले गए, या छोटे मोटे आसपास के गाँवों के लोग भी, जैसे मेरठ के, गाजियाबाद के, रोहतक के, आसपास के जितने भी छोटे मोटे शहर थे ये, उनमें से भी जैसे मालूम पड़ा कि भाई बीकानेरी भुजिया मिलती है यहाँ पे, तो अपने ज़रूरत के मुताबिक जैसे दुकानदार वो लोग कोई 10 किलो, कोई 20 किलो, कोई 25 किलो होलसेल में हमारी चांदनी चौक दुकान से ही ले जाते थे। तो वो लोग भी कहते थे कि आप हमें डिस्ट्रीब्यूशनशिप दे दो। मैं कहा हमारी पास मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि छोटी सी वर्कशॉप थी। हालांकि उसके बाद में हमने और 2-3 जगह वहाँ के लेके थोड़ा एक्सपांसन तो किया, लेकिन फिर भी इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी। 89 में मैंने फिर एक मथुरा रोड पे एक मोहन कोऑपरेटिव में, वहाँ पे एक प्लॉट लिया 2000 मीटर का,
अच्छा, वो हल्दीराम में तो बहुत गया हूँ मैं। मथुरा रोड हाँ, वाले पे। मथुरा रोड वाले बहुत गया हूँ मैं। हाँ। उधर एक कोको एक कार की शोरूम भी होती थी उधर। हमारे सारे हाँ, कारों की सारे शोरूम बन शोरूम गए है। अब तो। हाँ, उधर मैंने बहुत वो खाया है आपको राज याद है ना? कचौड़ी। हाँ, राज कचौड़ी और वो छोले भटूरे। ये तो चटोरा सा। तो वो जब 89 में जब हमें लगा कि भाई थोड़ा इसको नमकीन के बिजनेस को एक्सपांड करना है, हाँ। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे चांदनी चौक एरिया में तो कहीं छोटी मोटी जगह मिलेगी, और उसमें भी पता नहीं कैसी मिले, कोई कहाँ मिले, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े प्लॉट भी नहीं है ना कहीं। करेक्ट। तो फिर मोहन कोऑपरेटिव में हमने ये 2000 मीटर का एक प्लॉट प्लॉट लिया। लिया। मगर सेम टेस्ट भुजिया का आप अलग अलग लोग बना रहे हैं अलग अलग जगह पे, वहाँ का पानी अलग है, वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो शायद अलग है, क्योंकि हम लोग कलकत्ता से हैं, तो कलकत्ता का रसगुल्ला जो कलकत्ते में बनता है वो कहीं और बनता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ का पानी अलग है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, मतलब टेस्ट आपने कैसे और क्वालिटी कैसे मेंटेन की? रॉ मटेरियल तो सारा वहीं से ही आता तो है, एक जगह बीकानेर सेंट्रलाइज से। से ही आप बीकानेर से लेकर बीकानेर से ही आता है। मोठ की दाल ज़्यादातर राजस्थान में ही होती है, राइट। और ख़ास तौर से बीकानेर बेल्ट के नियर बाई मोठ जिसमें मैक्सिमम होता है, तो मोठ जैसे की आपका दाल तो यूके वहीं। में भी एक वर्कशॉप है, तो वहाँ पर भी आप बीकानेर से ही भिजवाते हैं सब रॉ मटेरियल? नहीं, बीकानेर में तो फैक्ट्री, लंदन में जो फैक्ट्री है वो तो फैक्ट्री। केवल वहाँ पे मिठाई बनती मिठाई है। बनती है बस। ओके हाँ, वहाँ पे नमकीन नहीं बनाते हैं। ओके वहाँ पे भी केवल मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं, Right. क्योंकि यूरोप में बैन है मिल्क प्रोडक्ट राइट। इंडिया से जाना। ओके तो कोई भी जैसे पनीर भी नहीं जा सकता, मिठाई भी कोई नहीं जा सकती, दूध के प्रोडक्ट कोई भी नहीं जा सकते, इवन देसी घी भी नहीं जा सकता। और फिर सर 90s में कैसे एक्सपेंशन? फिर 89 में वो प्लॉट लेने के बाद में 92 में हमने उस फैक्ट्री को शुरू कर दिया था। फिर वहाँ से हमने एक मार्केटिंग का काम शुरू किया, नमकीन की मार्केटिंग, वहाँ से फिर धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। और इधर में नागपुर में भी भाई साहब ने भी 90 के करीब उन्होंने भी एक फैक्ट्री डाल ली थी। 89 में उस फैक्ट्री का मुहूर्त किया था उन्होंने। नाइस। तो वहाँ पे उन्होंने उधर में शुरू कर दिया था मार्केटिंग करना, तो इधर में मैंने भी शुरू कर दिया। और इधर में बीकानेर वाले भाई साहब में, क्योंकि फादर 85 में एक्सपायर कर गए, तो बीकानेर वाले भाई साहब भी फादर के एक्सपायर करने के बाद में काफ़ी एक्टिव हो गए। काफी एक्टिव। तो उन्होंने भी एक इंडस्ट्रियल प्लॉट ले लिया बाहर में, फिर उन्होंने भी वहाँ पे भी एक्सपांसन किया। 92 तक तीनों जगह हम मार्केटिंग करने लगे। अब ब्रांड एक ही था सर? पहले ब्रांड एक ही था। बट आप लोग आपस में कंसल्ट करते थे कि मैं ये कर रहा हूँ, आपको शायद ये करना चाहिए, मतलब तो नोट्स एक्सचेंज करते थे? अभी भी करते हाँ। हैं? हमारे आपस में प्रभु की बड़ी कृपा है ये तो। Touchwood। कोई हमारे आपस में कोई भी डिफरेंसेस कुछ भी नहीं है। जो एक चीज़ कहीं डेवलप हुई तो वो उधर रेप्लिकेट वहाँ कर पे देते हैं। या तो बता ही देते हैं, नहीं तो कह देते हैं कि भैया तुम्हारे आदमी को भेज दे, कारीगर को भेज दे, कोई भी भेज दे, आगे देख लेगा, यहाँ पे सीख के चला जाएगा। और सब बोल रहे इतने एक्सपेंशन हो रहे थे, लोग बहुत ऐड हो रहे होंगे, तो आप लोग मतलब मैं जो भी सुनाऊं कि आपके पास जो लोग एक बार आ जाते हैं छोड़ते ही नहीं है, बहुत सालों से इधर ही है। सबसे बड़ा रोल तो एम्प्लॉय का ही होता है। करेक्ट। आदमी की ताकत मेरी तो जितनी है उतनी ही तो कर सकता हूँ। हाँ। तो वो सबसे बड़ा आज जो हम जिस मुकाम पे भी पहुँचते हैं, तो बनाने वाली तो वही लेबर, वही एम्प्लॉय, उसी से ही कभी भी कोई भी बिजनेस हाउस डेवलप हुआ है। तो सबसे प्रायोरिटी तो उन्हीं की है। मैं उन बात को मानता हूँ, जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है कि वो मेरी वजह से अनहैप्पी ना रहे। तो मेरा सबसे फेवरेट डिश वाज नॉन टोस्टेड ब्रेड, जो ब्रेड सादा ब्रेड साइड से हटा के मक्खन लगा के भुजिया। दैट वाज लाइक नहीं, इसके यूजेस तो कई तरह के हैं। जैसे मतलब जैसे आज बीकानेर की बात करें, तो बीकानेर में तो इसकी सब्जी भी बनती है। राइट। और बीकानेर में जैसे दही में भी मिला के खाते हैं लोग। दही भुजिया तो खाए हुआ था। और भुजिया के पराठे भी बनाते हैं, रोटी में रोल करके, मैगी के ऊपर अगर आप कोई चाट बना रहे हो तो भुजिया सैंडविचेज वगैरह में तो यूज करते ही हैं। और सबसे बड़ा जो बीकानेर वालों का नाश्ता समझ लो कि अगर कोई चीज़ घर में ना भी बनी हो, तो रात का जैसे कोई भी पराठा हो, रात का भी भुजिया के साथ भुजिया और अचार, तो आपको जितना एंजॉय उस खाने में आएगा जो आपका ब्रेकफास्ट
फ्रेश बना के खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। और ख़ास तौर से कहीं पे भी सफ़र में जाते हैं आप, बना हुआ पराठा होता है कैरी घर करना का, ही है। हाँ। तो मुझे और भी मज़ा आ अचार जाता मिल है। जाए तो इसका जवाब ही नहीं है। पिछले 25 साल में बाबूजी बहुत टेम्पटेशन आए होंगे। आई नो बड़े बड़े कंपनीज आए थे आपके पास बिजनेस खरीदने के लिए बहुत बार। एक बार तो आपने सोचा भी था सीरियसली पिछले 25 साल में कभी ऐसे, मतलब कैसे काफ़ी बिजनेसेस इंडिया में इतने बड़े साइज होने के पहले कभी ना कभी कुछ कैपिटल रेज कर लेते हैं, कोई नया पार्टनरशिप कर लेते हैं। नहीं, आपने ऐसा आपने हमने पूरा कभी एकदम बहुत अच्छे से आपने, ऐसे बहुत कम इंडियन कंपनी होंगे जहां आज आज ग्लोबल ब्रांड बन गए हो आप। इट्स अ इंडियन कंपनी, ग्लोबल ब्रांड, और पूरा 100% अभी तक, मतलब 6 महीने पहले तक पूरा 100% फैमिली ओन था। मतलब ऐसे बहुत कम बिजनेसेस का एग्जांपल है जहाँ इतने साल इतने बड़े साइज पे आपने अपना पूरा, मतलब कन्विक्शन से पूरा ओनरशिप रख सकते। ये किस तरह का थिंकिंग था कि आप कभी भी टेम्प्ट नहीं हुए कि और कुछ कर ले? देखो, हमने कभी भी, जैसे हमारे फादर का प्रिंसिपल था ना कि भाई कभी लोन लेके काम नहीं नहीं किया। करने का। जैसे ही हमने भी लगभग वही पॉलिसी पे काम किया, हम्म, कभी भी हमने डेट पे काम नहीं काम नहीं किए। किया। तो इसलिए कभी वो इस तरह की टेंशन कभी दिमाग में आती नहीं थी। कभी भी जैसे हम उतना ही काम करते हैं जितना अपनी अर्निंग है, और कभी इकट्ठे भी नहीं की हमने, ये भी फैक्ट है। जितना आया सब उतना business में कुछ लगा ना दिया। कुछ बिजनेस में ही Business में लगाते लगा रहे। तो कभी लाइबिलिटी कभी हमने रखी नहीं अपने जिम में, इसलिए रात को नींद इतनी अच्छी आती है। इंडिया इज सच अ ग्लोबल थर्स्टी ब्रांड। हमें बाहर की इम्पोर्टेड चीज़ें पसंद है, ये चिप्स वो चिप्स, बट आई थिंक हल्दीराम्स एक अकेला इकलौता ब्रांड है जो उन सबसे बड़ा है, एंड इंडियन ब्रांड जो ग्लोबल गया है। और सबके लिए बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है एज एन इंडियन, कि हम अपने आप को, आपने वर्ल्ड मैप में रखा है इंडिया को थ्रू योर ब्रांड। तो ये बहुत सीखने वाली बात है। एंड अभी रिसेंटली बाबूजी आपने एक नए पार्टनर को लेके आए हैं बिजनेस में, 2 नए पार्टनर को, और आगे इधर से भी बहुत ग्रोथ होगा। तो फर्स्ट टाइम आपने थोड़ा सा डाइल्यूशन किया इक्विटी का बिजनेस में। एक्साइटमेंट, नया जोश, शायद हो सकता है अगले 2 से 7 साल में आईपीओ भी करें। क्या सोच, क्या 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 नया सोच रहे हैं बिजनेस में? भाई हमारा आईपीओ लाने का तो ज़्यादा पर्पज़ था नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में जब ऐसा लगने लगा हमें हाँ। कि भाई जैसे अब एक हम लोगों की एक एज आ गई, करेक्ट। बड़े वाले भाई साहब जैसे 85 86 के हैं, मेरी भी 71 क्रॉस कर रहा हूँ मैं अब। तो कहीं ना कहीं लगा कि भाई जैसे अब फैमिलियाँ बड़ी हो रही है, ये इनमें आपस में कितनी बॉन्डिंग रहती है ये पता नहीं है। ये पता नहीं। कहीं ना कहीं जैसे आज एक कॉमन दोनों जगह नाम यूज करते हैं हम, जैसे नागपुर भी करते हैं और दिल्ली भी दिल्ली भी करते हैं। जहाँ हम और भाई साहब बैठे हुए हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत आपस में अच्छी क्लियर है। है। हम एक दूसरे की बात मान लेते हैं। उन्होंने कहा ऐसा करना है, मैंने कहा ठीक है, या मैंने कहा ऐसा करना है तो उन्होंने मान लिया ठीक है। अब आने वाली जनरेशन के लिए ये जरूरी नहीं है। वो भी सेकंड फिर थर्ड, और उधर भी बहुत भाई होंगे। तो दोनों फैमिली सहमत थी इस बात पे। जब दोनों सहमत हो गई तो फिर भाई अब कल बिजनेस थोड़ा दोनों जब मिल गया तो एक बिजनेस का साइज हो गया और बड़ा हो गया। तो बाहर में जैसे लगी सभी लोगों का ये ओपिनियन आने लगे कि भाई थोड़ा बहुत तो आईपीओ करना चाहिए ताकि थोड़ा कैश हाथ में रहे, ताकि बिजनेस का साइज भी बड़ा हो गया सब। हाँ, एक और एक जैसे 11 लिटरली। हालांकि ठीक है, पैसे की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जैसे एक इच्छा थी भाई दोनों फैमिली आने से थोड़ा एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट हुए, ताकि एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट चलाए अपने को, चाहे बच्चे बिजनेस में इन्वॉल्व ना हुए, बोर्ड में बैठ गए और बैठ गए। ये सब बहुत मैच्योर थिंकिंग है आपका। और जब मैं सोचता हूँ ये सब और मैं अपना माइंड अप्लाई करता हूँ तो टिपिकली मुझे तो एटलीस्ट 4-5 जन का एडवाइस चाहिए होता है। मुझे लगता है मुझे 4-5 जन से जाके सीखूं, समझूं।
आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि ये सब मतलब नेचुरली आपको लगता है ये सब ठीक है और आप सोच लेते हो? मैंने बताया ना कि मैं तो है जहाँ कहीं किसी से बात कर ले तो मेरा वो काम ही नहीं नहीं होता। होता। मैंने मोस्टली एक देखा है हाँ कि जहाँ कहीं किसी से मैंने पूछा बात करी हाँ वहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखो जहाँ ओपिनियन 5 आ जाती है हाँ, फिर डिसीजन नहीं हो नहीं हो पाता। थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है कभी कभी। अब आपकी बात सुनूं या इनकी सुनूं सुनो। हाँ, या उनकी सुनूं, कुछ बात आपकी ठीक लग रही है, कुछ बात आपकी ठीक लग रही है, कुछ बात उनकी ठीक लग रही है, तो कहीं ना कहीं उलझन में फंस जाता है, तो वो टाइमली डिसीजन नहीं हो पाता। तो आपका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या होगा? योर ओन एबिलिटी टू बिलीव इन योरसेल्फ? गॉड। मैं अपने आप पे बिलीव नहीं करता, गॉड। ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ। मैंने तो कर लिया आगे, हाँ, अब तुम संभाल। संभाल। आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था बाबूजी? मतलब इतने बोथ मींस बिजनेस वाइज अदरवाइज अभी हो गया अपने को 52 इयर्स ऑफ वर्क, नियरली 53 इयर्स। सबसे बड़ा चैलेंज आप सब पीछे देखोगे 50 52 53 इयर्स में, और क्या चीज़ से आपने, क्योंकि हमारे मतलब ऑल सेड एंड डन ऑल ऑफ अस इन बिजनेस आज कुछ ना कुछ चैलेंज तो आता ही आता है कभी ना कभी, एंड समवेयर वी टेक some step, some source of strength which kind of allows us to keep moving forward. चैलेंज तो ऐसा कुछ नहीं आया, तकलीफें ज़रूर आती है। हाँ। जब आप देखो क्या है कि कोई भी आप काम करेंगे, जिस साइज़ का काम करेंगे उस साइज़ की तकलीफें आएगी। आप एक कलर का काम करेंगे तो आपकी टेंशन उतनी जी आएगी कलर के हिसाब से। राइट। आप एक मुकेश अंबानी वाला काम करेंगे तो प्रॉब्लम उस तो तरह वो की है। प्रॉब्लम भी प्रोपोर्शनेट है आपके सक्सेस से। दैट इज नहीं नहीं इंटरेस्टिंग। 100% वैसे ही आएगी ना। Correct. तो ये तो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। बाबूजी, आपकी फैमिली में बहुत सारे सदस्य थे, राइट? बट आपका जो विजन था और आपने जो रिस्क लिए या डिसीजंस लिए उसकी वजह से बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ बिजनेस में। तो ऐसी क्या क्वालिटी है जो आप में डिफरेंट है बाकियों से? आपका सुपर पावर क्या है? मेरा तो कुछ भी सुपर पावर नहीं है, नहीं, क्योंकि आप बस माइंड क्लियर है। हाँ, माइंड क्लियर है, क्लैरिटी, Clarity. वो भी बहुत वो बहुत इम्पोर्टेंट बड़ा है। सुपर पावर है। बस क्योंकि देखो क्या है कि हर इस माइंड क्लैरिटी तभी आती है करेक्ट। जब आपको किसी तरह का लालच दिमाग में नहीं होता है। कि जैसे आज मैं एक पैसे का कि मेरे पास होना चाहिए इतना, वो सोच ही नहीं है। कुछ ही नहीं है। जितना है ठीक है। कहीं किसी का लेना है मेरे को, किसी को हैंकी पैंकी बना के बेवकूफ़ बनाना है, वो नहीं कर सकते हम। हमारा चाहे दुनिया ले लेवे, करेक्ट। हमें हम दुनिया का 1 रुपया नहीं लेना चाहते हैं। जब ये माइंडसेट क्लियर रहते हैं तो इसलिए ये सब तरह की दिक्कतें आती नहीं है कभी। तो वैल्यूज एंड प्रिंसिपल सॉलिड है, ग्रीड नहीं है, मेहनत करनी है। सबसे पूरे बड़ी मन से। बातें ही उनसे ही शुरू होती है। जब माइंड क्लियर है कि मेरे को गलत करना ही नहीं है, हाँ, तो फिर देयर आर नो डिस्ट्रैक्शंस। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा सामने एकदम। बाबूजी, फॉर पीपल लाइक मी who have done business for 25-30 years and hopefully 20-25 साल आपके जैसे करते रहें और कुछ ना कुछ बिल्ड करते रहें, अच्छा क्या 2-3 सीख हो सकता है, 2-3 lessons? भाई जैसे क्योंकि अच्छी हम लोग- नियत से करें, हाँ, अच्छी सोच के साथ साथ करें। करें। और कभी भी देखो हर चीज़ में 100% कोई फुल प्रूफ तो कभी काम हो होता नहीं नहीं है। आप करें, उसमें हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिजल्ट नहीं थोड़ा मिला। ऊपर नीचे होगा। हाँ। नहीं मिला तो फिर उसको देखो कि मैं कहाँ गलती करी, उसको इम्प्रूव करो, हम्म, फिर आगे बढ़ो, फिर इम्प्रूव करो, फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। वही एक सबसे बड़ा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में। बट बाबूजी, आपको जब आप सुबह उठते हो तो आपको क्या चीज़ ड्राइव करती है? ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? क्योंकि एक बात बहुत क्लियर है कि आप कभी ग्रीड या पैसा कमाने की वजह से मेहनत नहीं कर रहे थे। आप मेहनत कर रहे थे क्योंकि आपको मेहनत करना था, एंड मे बी यू वर बिल्डिंग समथिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको किक देता है या ग्रो करना किक देता है? किस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा लगता है कि हाँ, आज मेरा दिन अच्छा गया, आज मैंने आज ये काम किया है, तो आज मैंने अच्छा काम किया है, मैं आराम से सोऊंगा, एक्सेप्ट फॉर ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी। मैं भाई उसकी जैसे बात नहीं कर मैंने रही, किक आज की बात कर रही हूँ। किसी को अगर बुरा शब्द नहीं कहा है, मैंने किसी आत्मा को नहीं दुखाया है, तो मेरे लिए सबसे दिन वो बहुत अच्छा अच्छा होता है। है कि मैं आज किसी पे एकदम गुस्सा नहीं हुआ। आपको गुस्सा आता है? अदरवाइज आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं? आखिर इंसान है, हाँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आ ही जाता आ जाता होगा। है।
राइट किसी भी बात पे आ जाता है, तो वो तो एक अलग विषय है कि कहीं ना कहीं, और वो भी एक दिखावा ज़्यादा करना पड़ता है। राइट करेक्ट, गुस्सा दिल से मन नहीं से होता, नहीं है। मन से नहीं होता। दिखावा, दुनिया को लगे कि यार बहुत गुस्से में आज तो, वो थोड़ा सा इसको कह दो अभिनय समझ लो आप, हाँ हाँ वो ज़्यादा हो जाता है। हाँ। और एक चीज अगर आप सोचो, मजेदार लाइफ है, बहुत आप सेटिस्फाइड हो, कंफर्ट है, अगर आपको फिर से 1973 में ले जाए और आपको बोले अभी 2025 में आप जा रहे हो, 52 इयर्स आगे, और आपके पास अगर पावर है चेंज करने का, कुछ भी आप चेंज करो तो 2000 वापस मेरे को मेरा बॉडी स्ट्रक्चर वैसा दे दे तो मेरी में एनर्जी जैसे जैसे, आज हाँ। आ जाएगी, हाँ तो फिर कहीं पे भी काम करने के लिए पहले जैसे एक एनर्जी थी, हाँ मतलब मैं उस टाइम में हमें लगता ही नहीं था कि मैं थकान होती हाँ। भी क्या चीज़ होती है। ओके, हाँ एक टाइम में ऐसा था हाँ, कि भाई कहीं महसूस ही नहीं होती थी कि भाई कहीं पे भी मैं थक गया, थक गया। चाहे मैं 20 घंटा काम कर रहा हूँ, चाहे 4 घंटे सोया नहीं सोया, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी एनर्जी मिलने के बाद में तो तो वापस आपको अभी भी वो एनर्जी चाहिए, अभी भी आपको 50 साल और काम करने का मन नहीं है। नहीं, हाँ, ये गाड़ी कह पे रहे हैं कि go भाई back। अगर हाँ, आप गए 73 में पहुंच जाओ, हाँ तो मैंने कहा 73 में पहुंचने के लिए सबसे पहले वो जरूरी चाहिए। ठीक है। तो क्या है कि फिर भी आज कोई काम करने में कमी नहीं रहेगी, राइट जितना और कर सकते हैं और ज़्यादा करके। आज के टाइम में तो अब इतना 1 साल का एक्सपीरियंस भी और जुड़ गया, एग्जैक्टली। और फिर एनर्जी वो आ जाए, तो फिर तो फिर तो सोने पे कहीं ना सुहागा। कहीं अच्छा और करेंगे। अच्छा होता है। मगर आप अभी भी बहुत इन्वॉल्व हैं बिजनेस में, डेली जाते हैं ऑफिस डिसीजन मेकिंग में कि डे टू आपने डे कुछ में तो कुछ बच्चे ही संभालते बच्चे हैं, संभाल रहे हैं। जैसे फैक्ट्रियाँ, प्रोडक्शन वगैरह। बाकी फाइनेंस साइड मेरे पास है, नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे दिल बिजनेस में है। दिल बिजनेस में ही है। और लगभग क्या है कि अपना टाइम पास करने के लिए हाँ मैं तो 2 रुपए के चेक पे घुग्गी तो मैं ही मारता हूँ। उसके पीछे कई लॉजिक भी है करेक्ट हाँ कि उसका पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या होता है कि हर आदमी को एक एजिटेशन होती है दिमाग में हाँ राइट कि वही साइनिंग चेक पे या पेमेंट पे तो वहीं से होना है। होना है। तो वो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कोई इधर उधर हैंकी फैंकी कोई ऐसा तो नहीं है, वो अच्छा चेक, एक चेक पॉइंट है। थोड़ा सा एक और मेरा टाइम पास हो जाता है। हाँ हालांकि बहुत से कई लोग कहते हैं कि यार क्या ये कर दो, मगर मेरा शौक है, ये समझ लो ना, मेरे शौक के लिए शौक करने के लिए दो। कर रहे हैं। बहुत से जैसे Correct, आते हैं मैनेजमेंट वाले लोग, क्या ये आपको ये थोड़ी करना होता है। और जी अगले 27 साल क्या सोच रहे हो? हाँ? व्हाट विल बी द 2-3 चीज अगर आपको आगे देखना है अगले 27 साल में? आप 73 हो अभी, 71 71 चलो, कंप्लीट हो रहे हैं। तो 29 साल चलो, अभी क्या सोच रहे हो? अभी क्या 2-3 चीज जो अगर कुछ है ऐसा माइंड में जो कि एकदम सेटिस्फैक्शन देगा, आपको करना है, मन है करने का। मन है करने का? भाई जैसे सेटिस्फेक्शन तो हमेशा से रहा है मेरे को। राइट, करेक्ट करेक्ट। बट कुछ और भी लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग? भाई जैसे अब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई जब से तमेसिक आया है, हाँ तो ये एक दिमाग में थोड़ा सा टेंशन का विषय Correct. मेरे दिमाग में जरूर है। कि अभी एक एक्सटर्नल शेयर होल्डर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब कम से कम एक आईपीओ करेक्ट, ठीक ठाक आ जाए, जाए। उनका भी एक वैल्यू बन जाए, वो अपने, ताकि मेरी एक लायबिलिटी खत्म हो जाए जो मेरा कमिटमेंट किया हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। ये एक दिमाग में मेरा एक टेंशन जब से लिया है, अदरवाइज मेरे को कभी टेंशन रहा नहीं। ये एक दिमाग में कीड़ा घुस गया। जैसे आज लोन लेते हैं, हाँ कभी कोई ओकेजन पे लिया भी मैंने, हाँ तो मेरे को वो बड़ा अजीब सा लगता था, चाहे मैंने 25-50 करोड़ ही लिए कभी लोन, हाँ लेकिन एक दिमाग में एक कहीं ना कहीं टेंशन छोड़ता है वो। तो ये एक दिमाग में मेरा टेंशन सा समझ लो, बोझ समझ लो, ताकि इसके लिए अब क्या है कि एक अच्छी वैल्यू कैसे निकाल के देवें, तो वही कोशिश करते हैं कि बिजनेस को ग्रो कैसे करें हाँ और बिजनेस को कैसे ले जाएं, ले जाए। और सबसे बड़ा है कि आने वाले टाइम में अच्छा एक मैनेजमेंट कर देवें, ताकि आने वाली जनरेशन में कब करे ज़्यादा करे, चाहे व्यू थोड़े कम मिले, डे टू डे के कामों में जब साथ में इन्वॉल्व रहते हैं तो
ज़्यादा टेंशन होने की डर रहती है। जब डे टू डे के काम में आप फ्री हैं, हम्म, आपको बोर्ड में बैठना है, हम्म, तो आपको डे टू डे की बिजनेस टेंशन खत्म हो गई। करेक्ट। तो इसलिए आपस में इतने झंझट भी नहीं होंगे। एक एज ए एडवाइजर बैठे हो आप, करेक्ट। एज ए डिसीजन जिसमें 5 लोग बाहर के भी होंगे। और जी ऐसा कोई फैमिली ट्रेडिशन है जो आप लोग अपनी फैमिली के साथ कम वॉट में हर साल करते ही करते हो? ऐसा कोई रिचुअल है जो हमने डेली या देखो साल में पिछले एक बार? साल एक हमने अपने हल्दीराम फैमिली का गेट टुगेदर रखा था। हाँ, तो मेरी इच्छा है कहाँ कि पे कम से कम साल 2 साल में पूरी करते फैमिली एक रहे। साथ इकट्ठा हाँ। हो। कहाँ पे किया था जैसे लास्ट? बीकानेर में किया था। आप बीकानेर अभी भी जाते रहते हैं हर साल, मतलब हाँ, बहुत हर महीने 2-3 महीने से 4 महीने से जाते हैं। और वहाँ आपने शायद कुछ किया भी होगा टू गिव बैक टू बीकानेर। बीकानेर ने आपको इतना हाँ, कुछ दिया बीकानेर है। में भी किया है। जैसे हमने एक हार्ट हॉस्पिटल बना के Nice. गवर्नमेंट को डोनेट किया है। राइट, नाइस। हल्दीराम मूलचंद कार्डियक Nice. सेंटर। Correct. वो जैसे एक फैसिलिटीज़ नहीं थी तो वो क्रिएट कर दी थी, ताकि कम से कम इस बहाने लोगों को इमरजेंसी में बीकानेर से भागना जयपुर ना पड़े, दिल्ली नहीं भागना पड़े। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वहाँ पे ट्रीटमेंट मिल मिल जाए। जाए। और एक कैंसर हॉस्पिटल बना के भी दिया कि वहाँ पे जैसे पहले कैंसर हॉस्पिटल में 50 बेड का ही था वो, तो 250 बेड का और हमने ऐड कर दिया उसको। तो आज वो 300 350 बेड बेड्स का का हॉस्पिटल है हॉस्पिटल। कैंसर का, एक्सक्लूसिव कैंसर का, जो आचार्य तुलसी के नाम से चल रहा चल है। रहा है। Nice. बाकी कई सरकारी स्कूल्स हैं लड़कियों के खास तौर से, वो अडॉप्ट कर रखे हैं हमने कि उनका जैसे जो भी अपग्रेडेशन कराना है। जैसे आज सपोज करो स्कूल की बिल्डिंग में टॉयलेट नहीं है, आज फर्नीचर नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो उस तरह का काम करते रहते हैं। बाबूजी, अगर दादाजी आज आ जाएं अचानक से, तो वो किस चीज़ को लेकर आप पे बहुत गर्व करेंगे और किस चीज़ को लेकर आपको डांटेंगे कि ये क्यों किया? वो तो इसलिए सबसे बड़े खुश होते हैं कि कम से कम उनकी बात को फॉलो कर रहे हैं कि भाई आज जैसे उन्होंने एक कस्टमर को भगवान का दर्जा दिया, राइट। वो आज भी मेरे बोले बेटे पोते उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी तो उनको वो होगी, और हमारे फादर को भी इस बात की खुशी होगी कि कम से कम हम किसी की दुआ भी नहीं ले रहे तो बद्दुआ भी नहीं ले रहे हैं। ये दोनों हमारे बुजुर्गों को तो कम से कम इस बात की तो खुशी जरूर होगी। और डांट पैसा किस पे कम पड़ेगी? कमाया ज़्यादा कमाया वो उनके लिए तो मायने नहीं रखता, क्योंकि वो दोनों ही संतोषी प्राणी थे। हाँ, हमारे फादर तो बहुत अति संतोषी थे, उनको तो ऐसे झंझट का काम करना एकदम पसंद ही पसंद नहीं। इजी लाइफ, घर में रात को टाइमली सो जाना बस, वो उसी सोच के थे। और आपको डांट पड़ेगी अभी कि नहीं? अब क्या डांट नहीं पड़ेगी पड़ेगी। भाई, दोनों पैसा तो कहीं कर्ज नहीं लिया मैंने, करेक्ट, हमारे फादर का प्रिंसिपल को फॉलो किया। करेक्ट, आज भी कोई डेट नहीं है हमारे, राइट, पहले भी चाहे तमैसिक के पहले भी कोई डेट नहीं है। राइट, ऐसा नहीं कि तमैसिक आने से मेरा डेट उतर गया हो, राइट, उससे पहले भी। नहीं था। बाबूजी, मेरे 2 लास्ट सवाल हैं आपसे, बहुत क्विक वंस। एक कि आपको हल्दीराम के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपका फेवरेट प्रोडक्ट क्या है उसमें जो आप? बीकानेरी भुजिया। भुजिया। सो दैट इज ऑथेंटिक। एंड दूसरा, कौन सा कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट आपको पसंद है, या मतलब आपको लगता है कि हाँ वो अच्छा काम कर रहा है, उससे मैं सीख सकता देखो हूँ ऐसा कुछ? है कि मैं जो भी मेरे से बनाने वाला, कोई भी कंपटीटर की बात नहीं है, चाहे कोई भी मिठाई वाला हो, चाहे वो रेस्टोरेंट वाला हो, चाहे नमकीन बनाने वाला हो, मेरे को उनके प्रोडक्ट ही अच्छे लगते हैं। मैं देखता हूँ इसमें क्या मैं सीख अच्छा है सकता जो मैं ठीक कर सकूँ। राइट, मैं तो हमेशा वही सोचता वाह। हूँ कि अमेजिंग। भाई इसमें क्या है ऐसी चीज़ विशेषता है जो मैं नहीं, मेरे में नहीं है, तो इसको और क्या इम्प्रूव कर वाह। सकें। सो आपने अपने कॉम्पिटिटर को अपना ट्रेनिंग Partner ग्राउंड बना बना लिया, Partner. प्रॉब्लम को पार्टनर बना लिया। सो नहीं जहाँ नहीं, पर वो भी तो देखो क्या है कि कुछ ना कुछ हर चीज़ हर टाइम में सीखने को Correct. मिलती है। जैसे आज कहीं पे भी जाएं, चाहे किसी के घर में भी खाना खाएं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में यही सोचना चाहिए कि भाई इन्होंने वन ऑफ द बेस्ट बनाया है। अपने कोई भी दुकानदार कोई भी ख़राब क्यों खराब भी नहीं बनाएगा। मेरे में मैं ये देखता हूँ इसमें
मेरे से क्या अच्छाई है, मैं अपने आप को प्रोडक्ट को और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। थैंक यू बाबूजी। आई थिंक ये मेरा बहुत फॉर्चून है कि मेरे अपने प्रोफेशन में मैं पिछले 16 साल में आपके जैसे बहुत एंटरप्रेन्योर से मिला हूँ, और एवरी टाइम जब मैं मिलता हूँ मैं कुछ सीख के ही जाता हूँ। पिछले 10-15 साल में बोथ शिल्पा एंड मी हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग मैनी पीपल, एंड मैं आपसे पिछले 3-4 महीने में ही मिला हूँ, बट बहुत मज़ा आया। जब मैं दिल्ली आया तो भी राइट फ्रॉम लंच टू दी हॉस्पिटैलिटी टू all your small lessons I learned from the last 30 days. It's been really good. And आज भी पिछले 1.5-2 घंटे में आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने मिला। एटलीस्ट 5-6 चीज़ तो मैं अपने लिए बहुत बहुत प्यार से लेके जा सकता हूँ। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ शिल्पा और मेरे लिए, आई थिंक दोनों के लिए संतुष्टि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ संतुष्टि नहीं हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कस्टमर इज किंग। दैट इज द एसेंस ऑफ ऑल एवरीथिंग वी डू। एंड आज 1973 हो या 2025 हो, अगर क्वालिटी काम करेंगे और मन से करेंगे, संतुष्टि से करेंगे और कस्टमर को वैल्यू करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक्स फॉर डूइंग दिस। थैंक यू साहब, मेरी बहुत मजा आया No, no, आपसे thank you, बात thank करके। you. आप मेरा सुन टेंशन के- हल्का कर दिया आज आपने।